नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। आप लोग फटाफट टकाटक अंदाज में आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। बताइए आवाज़ वगैरह ठीक ठाक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर इज एक्टिंग इन दिस प्ले ऑल्सो। ये आपका एक सेंटेंस हुआ। अब समझिए बात को, यहां पर आप क्या लिखे हैं। यहां पर आपका वन आए, सम आए, आप मोस्ट का इस्तेमाल कीजिए, मैनी आ जाए, या आपका ऑल आए, कुछ भी हो। आप यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ का। उसके बाद यहां जो आपका नाउन या प्रोनाउन होगा, ये नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल होगा। अब ये प्लूरल क्यों होगा? बिकॉज ये ऑफ जो आपका प्रेपोजिशन है, इस ऑफ का इस्तेमाल होगा सिलेक्शन के लिए। इसके लिए, सिलेक्शन के लिए। और जब आप चुनेंगे तो बहुतों में से चुनेंगे, एक में से चुना नहीं जा सकता है। आपके पास ऑप्शन होना चाहिए और उसमें से आप चुनने का काम करेंगे। तो आप जैसे यहां बोलेंगे, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द टीचर्स, सम ऑफ द बुक्स, है ना, मैनी ऑफ द पॉलिटिशियंस। यानी कुल मिला के आप इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे और फिर यहां पे नाउन या प्रोनाउन आपका जो भी होगा वह आपका होगा प्लूरल। तो वन ऑफ माय फेवरेट, यहां आपने क्या लिखा? एक्टर, जबकि यहां पर प्रेपोजिशन ऑफ है। इसको सेलेक्ट करना है तो वन ऑफ द एक्टर्स होना चाहिए, यहां पे एस आपको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर ही रहेगा, बिकॉज ये आपका ऑफ प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ये जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। और प्रेपोजिशन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा ये आपका सब्जेक्ट होगा। वन आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है और वन हो गया सिंगुलर, तो यहाँ पे आपका लगा एज इन दिस प्ले ऑल्सो। करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया क्या? ए फॉर आगरा, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स होना चाहिए था, है ना। ध्यान रखेंगे। चलिए, हरे कृष्णा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोला गया है? Emphasis on equality of life ensures for the health and happiness of every individual. Emphasis आपके सेंटेंस का यहां पर क्या बना है? सब्जेक्ट बना है, emphasis। क्लियर है मामला? और ये जो आपके सेंटेंस का यहां पर सब्जेक्ट बना है, तो इस सब्जेक्ट का नंबर जो है ये आपका है सिंगुलर। उसके बाद यहां पर आप ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑन आपका है प्रेपोजिशन। और यहां पर ऑफ इक्वालिटी ऑफ लाइफ ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये जो इंश्योर्स आपका यहाँ पे V5 आया है, ये किसके अकॉर्डिंग? तो इम्फेसिस ऑन इक्वालिटी यानी इम्फेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ इंश्योर्स आया आपका वर्ब के फॉर्म में। अब इसके बाद इंश्योर के बाद आप ऑफ फोर वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जिनको प्रेपोजिशन चाहिए होता है और बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जिनको प्रेपोजिशन नहीं चाहिए होता है, यानी नो प्रेपोजिशन। आप जो यहां पे इंश्योर की बात कर रहे हैं, बहुत बच्चा क्या करता है, इंश्योर के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगा देगा, या आपके क्वेश्चन पेपर में प्रेपोजिशन फोर आपका लगा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए इंश्योर के साथ प्रेपोजिशन नहीं होना चाहिए, नो प्रेपोजिशन। यानी इंश्योर अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। इंश्योर को अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, किसी प्रेपोजिशन की नीड इसे नहीं होगी। एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर्स फोर, यहां पे नहीं, डायरेक्ट होता द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। तो आप क्या सीखे कि एम्फेसिस आपका जो नाउन के तौर पे यहां पे काम कर रहा है, वो किसी भी प्रेपोजिशन के साथ, यहां पे इंश्योर है, इंश्योर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एम्फेसिस के साथ ऑन लगा हुआ है। कई बार आप कंफ्यूज होंगे, सर एम्फेसिस तो वर्ब है, नहीं ये नाउन है, EMPHASIZE, इम्फेसाइज। इम्फेसाइज आपका होता है वर्ब। और आपको मालूम होना चाहिए दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में ISE, IZE या ATE लगा हुआ है, तो इस वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वह आपका वर्ब होता है। ये आपको मालूम होना
चाहिए। करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नंबर थर्ड की बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इज ही गोइंग टू द यूके बाय डैश। क्या वो यूके जा रहा है बाय डैश। अब यहां पर आपका लगा हुआ है क्या बाई। अब बाय प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है कहां कहां, तो देखिए अगर हम बाय के बारे में पढ़ें तो बाय किसी भी चीज के मीडियम को बताएगा, बाय माध्यम को बतलाएगा। बाई का इस्तेमाल बिसाइड के सेंस में यानी बगल के सेंस में होता है, और बाई जो है ये डूअर के बारे में बात करेगा। अब आइए मीडियम के बारे में, जैसे आपने बोला बाय रोड, बाय रोड आया, बाय एयर, बाय ट्रेन, तो ये माध्यम है। बाय मेल यानी मेल कर दिया, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बाय का इस्तेमाल बिसाइड के सेंस में, यानी बी का मीनिंग होना साइड का मीनिंग बगल में, तो बाय बिसाइड यानी किनारे होना, जैसे ही केम एंड सेट बिसाइड बोलिए, या फिर यहां बाय बोलिए। ही केम एंड सेट बिसाइड सेट बाय मी। वह आया और मेरे बगल में बैठ गया, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया। बाई बतलाता है डूअर को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां हम बात करें, यू आर बीइंग टॉट, यू आर बीइंग टॉट, आपको पढ़ाया जा रहा है बाय मी, मेरे द्वारा। तो यहां बाय के साथ आप क्या लगाए हैं, मी का इस्तेमाल किए, तो यहां पर ये मी क्या है, यह आपके एक्शन का डूअर है। तो यहां पर आप इज ही गोइंग टू यूके बाय डैश एयर की बात करेंगे, तो बाय डैश एयर की बात करेंगे तो यहां पर क्या होना चाहिए, बाय अ एयर, बाय एन एयर, बाय द एयर नहीं, डायरेक्ट बाय एयर की बात करनी है आपको। करेक्ट ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, है ना। इम्फेसाइज ऑन गलत होता है, मैंने वही बताया गोपाल जी, इम्फेसाइज आपका होता है वर्ब, उसके साथ नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। प्रणाम सर जी, गुप्ता जी प्रणाम प्रणाम। नंबर 4, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय डैश। एक बेवकूफ के द्वारा बोला गया जिंदगी जो है एक कहानी है, तो लाइफ इज अ टेल, टेल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्टोरी, STORY। टेल मीन्स व्हाट, टेल मीन्स स्टोरी यानी कि कहानी। तो लाइफ इज अ टोल्ड बाय डैश। अब इडियट का मामला है, इडियट आपका होता है यहां पर कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे तो कॉमन नाउन आपका सिंगुलर भी है, यहां पे इडियट आपका कॉमन नाउन के तौर पे एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है, सिंगुलर और प्लुरल है। और जब कॉमन नाउन आपका सिंगुलर है तो इसके साथ आर्टिकल ए या आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे आप, प्लुरल में तो आप नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। अब आइए यहां देखते हैं क्या होगा। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय डैश, और इडियट बिल्कुल भी नहीं, एन होगा द। एन क्यों हुआ, क्योंकि ये वॉवेल साउंड जनरेट कर रहा है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ध्यान रखेंगे। हाँ गोपाल जी, ये सब ध्यान रखना होता है, वर्ब, नाउन, ये सब हम आपको बताएंगे, टेंशन आपको लेना नहीं है। और जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं बंधु, अगर सेशन अच्छा लगे तो फटाफट आपको लाइक कर देना होता है ना, लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, अगर बढ़िया लगे तो। नंबर 6 में आप आइए, यहां बोला गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का मामला है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सवाल क्या है देखिए, ही सेड इफ आई हैड द की विद मी आई कुड गिव यू द सॉल्यूशन। अगर आप यहां ध्यान से देखिएगा तो आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब, फिर आपका इन्वर्टेड कामाज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो यहां पर सेड का मामला है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब V2 यानी कि पास्ट में जा रहा है। यहां आई हैड ये भी पास्ट में गया, आई कुड गिव ये भी आपका पास्ट में गया, कैन का कुड है। तो आपका रिपोर्टेड स्पीच भी किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। सेंटेंस आपके सिंपल में है, तब सब्जेक्ट वर्ब यानी सिंपल में जा रहा। तो अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, यहां पर कंजंक्शन के प्लेस पे दैट होगा, फिर आप रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे। आइए यहां, ही सेड दैट। अब बहुत बच्चा रट्टा मार लेता है, सर दैट और इफ साथ में नहीं आएगा। दैट और इफ साथ में तब नहीं आएगा जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव फॉर्म में है डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में लाए तो दैट भी लगा दिया, इफ भी लगा दिया, तब आपका होता है सुपरफ्लुअस
एक्सप्रेशन ऐसे नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। 5 नहीं बताया, अच्छा ठीक है, आ जाएंगे, फ्लो में निकल गया, कोई बात नहीं, आ जाइए यहां पे। क्लियर? अब देखिए, तो यहां तो पॉसिबल है क्योंकि आपका इफ यहां बता रहा है कंडीशन को, सेंटेंस सिंपल में है, तो ही सेड दैट इफ। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। अब हेड का हेड है, पास्ट का पास्ट ही रहेगा, ही हैड द की विद। अब यहां पर मी लगा हुआ है, मी भी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, कामा। फिर यहां पर आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी ही के अकॉर्डिंग, फिर यहां पर क्या हुआ, ही कुड गिव। अब यू आपका है सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहां पे कुछ भी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मान लो हिम मान लिया गया या हर मान लिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर हिम या हर का इस्तेमाल कर दिया गया है ना। द सॉल्यूशन, तो आपका ए तो आंसर हो सकता है, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। बी में ही सेड इफ, अब यहां आई हेड है, तो यहां ही कुड कैसे अप्लाई, ही कुड हैव, पहली बात ये है ना, ये आपने कैसे लाया, द की विद हिम ही वुड। और यहां पर कुड है, तो यहां आप वुड कैसे ला रहे हैं, नहीं होगा। और सी में ही टोल्ड दैट, अब आपको मालूम है टोल्ड जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, टोल्ड विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और टोल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, ही टोल्ड मी। अब यहां पर आपका टोल्ड है और ऑब्जेक्ट है नहीं, ही टोल्ड दैट इफ ही कुड है, बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन आपका ए फॉर आगरा हुआ। हैड नो चेंज होगा, हाँ हाँ। अब यहां ये क्वेश्चन मेरे से छूट गया था, आ जाओ। बोला गया विल दोज ऑफ यू हु हैव ऑब्जेक्शंस टू दिस प्रपोजल डैश पुट अप योर हैंड्स प्लीज। विल दोज ऑफ यू है ना, अब यहां पे सिलेक्शन का मामला है, उनमें से कौन कौन लोग हु हैव ऑब्जेक्शंस, जिनको आपत्ति हो टू दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल को लेके, डैश पुट अप योर हैंड्स प्लीज, है ना, जिनको समस्या है बताया जाए भाई साहब। अब यहां पर दिस प्रपोजल डिस्कस्ड, अब प्रपोजल डिस्कस खुद को करेगा क्या, अब कोई लिविंग बीइंग होता तब डिस्कस किया जाता, तो V2 आपका होता है एक्टिव में, और प्रपोजल को डिस्कस किया जाएगा तो एक्टिव का सेंस नहीं पैसिव का सेंस चाहिए। हैविंग प्लस भी थर्ड जो है ये आपके आता है परफेक्ट पार्टिसिपल में, और परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंस जो होता है वो किस एक्शन के लिए, तो जहां पर दो एक्शन हो वहां पे बात की जाएगी। और यहां पर बीइंग डिस्कस्ड का मामला है, और बीइंग डिस्कस्ड मतलब पैसिव वॉइस में, और प्रपोजल को डिस्कस किया जाएगा, किया जा रहा है, पैसिव में होना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग विल दोज ऑफ यू हु हैव ऑब्जेक्शंस टू दिस प्रपोजल बीइंग डिस्कस्ड पुट अप योर हैंड्स प्लीज, करेक्ट ऑप्शन आपका बी, क्योंकि सेंस यहां पर कौन सा चाहिए, पैसिव वॉइस का चाहिए, तो बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर माना जाएगा, ध्यान आप रखेंगे। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा सवाल कर लेना है आपको। नंबर 7 में आपका है द जनरल सेड ब्रेवो वेल डन माय सोल्जर। अब यहां पर देखिए, यहां पर वर्ड आया है ब्रेवो, ब्रेवो की बात करेंगे तो ये बात कर रहा है किस चीज का, शाबाशी देने का, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। अब आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहां है, इन्वर्टेड कामाज है, और आपका यहां रिपोर्टेड स्पीच है। तो जैसे ही आप बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, अब क्या मामला है देखिए ध्यान से। प्रेबो वर्ड का इस्तेमाल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, आप जैसे ही जाएंगे तो यहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आने के बाद आपका एक वर्ड होता है अपलॉडेड। अपलॉडेड क्यों होता है, क्योंकि यहां पर आप ब्रेवो बोल रहे हैं यानी कि आप शाबाशी दे रहे, उसके बाद आप सिंपल यहां दैट का इस्तेमाल करते हैं, और फिर आप रिपोर्टेड स्पीच को लिखने का काम करेंगे। आइए, द जनरल सेड, तो जनरल टोल्ड द सोल्जर, टोल्ड जब भी लिखेंगे उसके साथ ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहां टोल्ड द सोल्जर अपलॉडेड नहीं लिखा हुआ है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब के कंप्लीट होने के बाद आपने दैट का इस्तेमाल किया। अब यहां पर सोल्जर्स के अकॉर्डिंग प्रोनाउन दे लगा दिए, और दे हैड डन वेल। अब दे हैड डन इसीलिए बोला गया क्योंकि काम पहले किया गया होगा, बाद में शाबाशी दी जा रही होगी। बी में बोला गया द जनरल अपलॉडेड, अब यहां पर अपलॉड बोला गया, अपलॉडेड हिज सोल्जर्स एंड सेइंग दैट, ठीक है, दे वुड डू वेल, दे वुड क्या आपने अच्छा काम किया है, ये बोला गया। और सी में द जनरल अपलॉडेड हिज सोल्जर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल, हैड डन के साथ ही आप जाएंगे कि आपने अच्छा काम किया है, क्योंकि पहले आप काम करें बाद में आपको शाबाशी दी जाएगी। करेक्ट ऑप्शन आपका हुआ सी फॉर कनाडा, ए और बी आप नहीं मानेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर?
प्रेजल नहीं, प्रेज्ड। प्रेजल आपका हो जाता है एडजेक्टिव, सब्जेक्ट के बाद चाहिए गोपाल जी आपको वर्ब। नंबर 8 की बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? एक्टिव से पैसिव का मामला। एक्टिव से पैसिव का मामला है हु गेव यू आइसक्रीम। हु गेव यू आइसक्रीम। अब गेव आपका है सेकेंड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव की आप जैसे ही बात करेंगे, वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है, इसमें आपको यहां पर क्या लाना है? यहां पे या तो वॉज आ जाएगा या वर आएगा और फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होना है। अब आइए, हु का आपने हु ही रखा। गेव यानी कि सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म का वॉज वर भी थर्ड या हैज भी थर्ड कर रहे, आपका नहीं चलेगा। बाय हुम वर यू गिवन आइसक्रीम। बाय हुम वर यू गिवन आइसक्रीम, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। और सी में बाय हुम वॉज यू के अकॉर्डिंग वॉज नहीं होता, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बाय हुम वर यू गिवन आइसक्रीम। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा फॉर्मूला इसका ऐसे भी बनाया जा सकता है, जैसे आपने लिखा हु आर यू गिवन आइसक्रीम और लास्ट में क्या लगा दिए? बाय। और बाय को अगर पहले लाते तो बाय होम इसीलिए करना पड़ जाता बिकॉज बाय आपका है प्रेपोजिशन और हु होता है सब्जेक्टिव केस। हु कौन सा केस? सब्जेक्टिव। और प्रेपोजिशन के बाद आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए बाय होम हुआ। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट आपका यू है और एक आपका आइसक्रीम है। अगर आइसक्रीम को सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो थोड़ा सा पैटर्न और चेंज होगा। जैसे देखिए, हु, अब आइसक्रीम को बना रहे हैं तो हु इज आइसक्रीम, हु इज आइसक्रीम गिवन टू यू। लास्ट में बाय कर दिया। या एक और तरीका इसका है, बाय होम, बाय होम आर यू, बाय होम आर यू, सॉरी आर यू नहीं, इज आइसक्रीम ना। बाय होम इज आइसक्रीम गिवन टू यू। हो गया मामला। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखेंगे। इतने तरीके से इसका पैसिव बनाया जा सकता है। वर ना होगा सर, वर होगा जब यू को सब्जेक्ट मानेंगे तब होगा। आरती कुमारी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा? द कॉमिक सीन्स इन द प्ले वर ओवर डन। अब यहां पर क्या बोला गया है? वर ओवर डन, यानी वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है और पैसिव वॉइस का मामला है ये। अब यहां पे वॉच एंड वर, और वॉच वर के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल आप करेंगे, इसका मतलब है एक्टिव में यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। द एक्टर्स ओवर डीड का मतलब ही टू। द कॉमिक सीन्स इन द प्ले, करेक्ट ऑप्शन ए फॉर आगरा। द एक्टर्स हैड ओवर डन नहीं, एक्टिव से पैसिव में जिस टेंस में एक्टिव है उसी टेंस में आपका पैसिव भी होना चाहिए। टेंस चेंज नहीं होता एक्टिव से पैसिव में, वो होता है आपका नरेशन में। द एक्टर्स आर डूइंग, भैया पैसिव में है पास्ट के इंडेफिनिट में, तो आप इसको प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस एक्टिव में नहीं ले जा सकते। करेक्ट ऑप्शन ना बी होगा ना सी होगा, ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोला गया है? तो यहां पर बोला गया सिरनीम, यानी कि आपका सिरनीम आपको फाइंड करना है, पर्यायवाची। वर्ड आया है गार्निश। गार्निश वर्ड की बात करेंगे तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है आपका वर्ब। गार्निश वर्ड का मीनिंग होता है डेकोरेट करना, यानी किसी भी चीज को सजाना, डेकोरेट करना, ब्यूटीफाई करना, ऑर्नामेंट, आपका क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलरी भी होता है, वर्ब भी होता है सजाने के लिए। अब आइए, और एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन आ जाओ पहले। पेंटिंग। पेंटिंग का क्या क्या होता है? हेयर को क्या किया जाता है? डाई, DIE। पेंटिंग के लिए एक वर्ड आता है ह्यू, HUE। ह्यू का मतलब क्या होता है? कलर करना। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसी के कलर आपका जो वर्ड है COLOUR, कलर वर्ब के तौर पे भी काम करता है, कलर नाउन के तौर पे भी काम करेगा। गार्नर का मतलब क्या होता है? गार्नर का मतलब होता है कुछ देना। तो गार्नर मीन्स हो जाता है आपका गेव,
गार्नर का मीनिंग होता है ग्रांट, GRANT। गार्नर वर्ड का मीनिंग होता है कन्फर। गार्नर का मीनिंग होता है बिस्टो, BESTOW, अर्पण करना, किसी को कुछ देना, उस सेंस में आप बात करते हैं। एडॉर्न का मतलब होता है किसी भी चीज को सजाना, डेकोरेट करना, और इसी के लिए एक वर्ड आता है आपका फर्निश। फर्निश करना, डेकोरेट करना, सजाना होता है। अब ये एडॉर्न वर्ड आया कहां से? ADORN है। एक वर्ब होता है आपका ADORE, एडोर, और एडोर आपका वर्ब के तौर पे है, और इसका मतलब होता है किसी का सम्मान करना। और यहीं से आपका हो गया एडॉर्न, जब किसी भी चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, सजा के, संभाल के। तो गार्निश वर्ड का मीनिंग हो गया डेकोरेट, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका सिनोनिम हो जाएगा क्या? एडॉर्न। अब यहां पर एक वर्ड आया है बिस्टो। ध्यान रखेंगे बिस्टो वर्ड के साथ प्रेपोजिशन या तो ऑन आता है या आप अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। बिस्टो ऑन या बिस्टो अपॉन, यानी किसी भी चीज को अर्पण करना, किसी को कुछ देने का काम करना। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर C फॉर कैनेडा। ठीक है ना? चलिए, इम्बैलिस, बहुत बढ़िया वर्ड लिखा है गीतांजलि ने। इम्बैलिस, सजाने के लिए, बहुत बढ़िया। इम्बैलिस का मतलब होता है सजाना, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका। इनहेंस भी होता है ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। नंबर 11 में आपका वर्ड आया है मेंडासियस, और मेंडासियस वर्ड का सफिक्स है OUS, और दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में OUS आए तो उस वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना बंधु, वो आपका होता है क्या? एजेक्टिव। क्या होता है? एजेक्टिव, मेंडासियस। और मेंडासियस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? इस वर्ड का मीनिंग होगा फेक, जो नकली है। मेंडासियस या क्या हो जाएगा? फेक हो जाएगा। मेंडासियस वर्ड का मीनिंग क्या निकल के आएगा? फॉल्स निकल के आएगा। बोगस, SHAM, सैम, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे वर्ड का आपका है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस में आप होते हैं, उसे आप क्या कहने का काम करेंगे? तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब ये हो जाएगा जब आप ENCOURAGED, एनकरेज्ड हैं, उत्साहित हैं। इसी के लिए एक वर्ड आता है ENTHUSIASTIC, एंथुजियास्टिक है। इसी के लिए आपका वर्ड आता है इलेटेड, ELATED, इलेटेड, खुश होना। और इसी के लिए आपका वर्ड आता है एक्जिलरेटेड, यानी जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद एनकरेजिंग है। एनकरेज का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना किसी को, है ना, यानी मोटिवेट करना। एनकरेज यानी कि मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, प्रॉम्प्ट करना, PROMPT, प्रॉम्प्ट करना। उस कॉन्टेक्स्ट में फॉल्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉल्स का मीनिंग होता है फेक, डुप्लीकेट। फॉल्स का मीनिंग क्या होता है? फेक, डुप्लीकेट, कॉपी, COPY, इमिटेटिव, यानी जो नकल करके बनाया गया है। अब आइए यहां, मेंडासियस का सिनोनिम चाहिए, क्या हो जाएगा? फॉल्स, B बिफोर बॉम्बे, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल लेंगे भाई, सौरभ वत्स जे, वो डेली चलेगा क्लास, टेंशन नहीं लेना है। सर सिंचाई करते हुए पढ़ाई कर रहा हूं सीट में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आपका यहां पर क्या है? एंटनीम। एंटनीम का मतलब विपरीतार्थक शब्द। यहां पर एक वर्ड आया है जील, ZEAL। जील की बात करेंगे तो ये नाउन होगा। यहीं से एक एडजेक्टिव बनता है जेलस, ZEALOUS। अब आप बोलेंगे सर ZEALOUS, जेलस ये क्या है? देखिए यहां वर्ड के लास्ट में OUS लगा हुआ है, तो ये वर्ड आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। जेलस की एक और स्पेलिंग होती है JEALOUS, ये भी आपका जेलस है। ये वर्ड आपका होता है नेगेटिव, ईर्ष्या। और ये जो जेलस आपका है, ये वर्ड आपका होता है पॉजिटिव। और जेलस का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना। अभी जो आप पढ़े एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक। अभी आपने एक वर्ड पढ़ा एक्साइटेड, एक्साइटेड। एक वर्ड होता है अर्डेंट, ARDENT,
एक वर्ड होता है फर्वेंट, FERVENT। अब आइए यहां ध्यान दीजिए, है ना, जेलस। इनडिफरेंस, वर्ड के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ENC। ENC किसी भी वर्ड के लास्ट में होगा, वो वर्ड आपका होगा नाउन। इनडिफरेंस के लिए एक वर्ड आता है अपैथी, APATHY। अपैथी वर्ड का मीनिंग क्या होगा? ए किसी भी वर्ड के पहले आए, इसका मीनिंग होता है नॉट। और पैथी की बात करेंगे तो पैथी मीन्स होता है फीलिंग, यानी जिसपे किसी भी टाइप का कोई फीलिंग काम ना करे, उसे आप अपैथी बोलेंगे। इसी को बोला जाता है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म बैरागी, साधु संत महात्मा जो होते हैं उनमें ये एटीट्यूड आता है, ना सुख का ना दुख का, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी को आप बोलते हैं इम्पैसिव। क्या बोलते हैं? इम्पैसिव, बैरागी, कोई फर्क ना पड़े। तो ये इंडिफरेंस आपका नाउन है, और यहीं से आपका इंडिफरेंट एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है, INDIFFERENT। और ये जो आपका बंधु इंडिफरेंट है, इसके साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, इनडिफरेंट टू। और यहीं पे अगर डिफरेंट वर्ड का इस्तेमाल कर देंगे तो डिफरेंट का इनडिफरेंट से कोई लेना देना नहीं है। इनडिफरेंट मतलब जिसपे किसी भी चीज का कोई फर्क ना पड़े। डिफरेंट का मीनिंग अलग होता है, और डिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम लगेगा, इनडिफरेंट टू होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करें वर्ड के बारे में, आइए, डेस्पेयर। तो डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, यानी होपलेस, होपलेस होना। डेस्पेयर यानी डिप्रेस होना, सैड होना, है ना, दुखी होना, ये सेंस यहां पे निकलेगा। कामनेस के लास्ट में NESS लगा हुआ है। दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में NESS वर्ड आए तो वो वर्ड आपका होता है ABN, और ABN कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के शॉर्ट फॉर्म को। और कामनेस का मतलब हो जाता है शांत होना। कामनेस मीन्स शांत चित्त होना। जब आपका मन शांत है तो इसके लिए आप वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे? अपीज, APPEASE, अपीज। इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे पेसिफाई। इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा SOOTHING, सूदिंग। और इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा एलिविएट, ALLEVIAT। यानी इन चारों वर्ड से हर एक वर्ड का मीनिंग होता है रिलैक्स होना, अच्छा फील करना। तो जील का मीनिंग उत्साह होता है, खुश होता है ना, यानी जब खुशी का फर्क आप पे पड़े। इनडिफरेंस, जिसपे किसी भी चीज का कोई फर्क ना पड़े, ये भी होगा। और जील मतलब एक्साइटेड होना, डेस्पेयर का मतलब निराशा, तो ये भी एंटोनिम होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? D फॉर दिल्ली। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, सीरीन वर्ड भी होता है शांति के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सीरीन वर्ड भी होता है शांति के लिए, काम, कंपोज। कुमार अविनाश जी, सब आइडिया लगेगा। डेली सेशन में बने रहें, डेली प्रैक्टिस करते रहें। आइए सेशन में, जहां भी डाउट होता है आप 8:30 से 10, 11 से 12, 12 से 1, हर एक सेशन में आइए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा बंधु। थोड़ा टाइम तो खर्च करना पड़ेगा ना भाई। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर क्या बोला गया? एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब विपरार्थक शब्द। यहां पर वर्ड आया इनसिपिड। देखिए इनसिपिड में एक वर्ड आया है सिप, सिप, चाय की सीप। तो सीप वर्ड का मीनिंग होता है टेस्ट लेना, स्वाद लेना, TAST, स्वाद लेने का मामला है। और यहां पर आप क्या बोल रहे हैं? इनका मतलब होता है नॉट, यानी जब आप स्वाद नहीं ले पा रहे या किसी भी चीज में स्वाद है ही नहीं, तो इनसिपिड वर्ड का मतलब होता है टेस्टलेस, टेस्ट और LESS लेस। और टेस्टलेस की बात करेंगे तो लेस का मीनिंग होता है नॉट, जब किसी भी चीज में स्वाद नहीं है। इसी के लिए क्या बोला जाएगा? टेस्टलेस के लिए वर्ड का कौन सा आएगा? एक होता है पैलेटेबल, और पैलेटेबल के पहले लगा दीजिए इम्पैलेटेबल, IMPALATABLE। अब इम्पैलेटेबल क्यों बोला? यहां पर एक वर्ड है पैलेट, PALAT, वर्ड को समझिएगा, PALAT। पैलेट का मतलब क्या होता है? तालू, माउथ का ऊपरी हिस्सा जो है, यानी अपर पार्ट ऑफ द माउथ, अपर पार्ट ऑफ द माउथ। जब आप कोई भी चीज अपने माउथ के अंदर रखते हैं, एक मिनट, हाँ, तो वो हमारा टंग और हमारे अपर पार्ट से टच होता है माउथ में, तब जाके स्वाद का पता चलता है। और इसके पहले क्या लगा हुआ है? इम किसी भी वर्ड के पहले आए नॉट, तो इम्पैलेटेबल का मतलब जिस चीज में कोई स्वाद नहीं है, इसे ही इंसिपिड आप कहने का काम करेंगे। अब आइए, जहां पर कोई स्वाद ही नहीं है,
लाइवली वर्ड का मतलब क्या होता है? लाइवली का मतलब होता है एनर्जेटिक, यानी जिंदा दिल इंसान। लाइवली मीन्स क्या होगा? एनर्जेटिक होगा, यानी इंसान जो है जिंदा दिल है। इसी को आप क्या बोलते हैं? डायनामिक। इसी को आप क्या बोलेंगे? डायनामिक। डल या बोरिंग नहीं है, इंसिपिड का मतलब डल या बोरिंग भी निकल के आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? एनर्जेटिक, डायनामिक। इसी को आप क्या बोलेंगे? एक्साइटेड। बहुत ज्यादा क्या होना? एक्साइटेड होना। यहां पर LOUD लाउड है वर्ड है, तो लाउड का मतलब क्या होता है? आवाज से, साउंड से। एक्सेसिव साउंड, एक्सेसिव साउंड, जब आवाज बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये तो लाउड वर्ड है। एक इसी से आप कंफ्यूज करेंगे, एक लॉर्ड वर्ड होता है LAUD। इसी लॉर्ड से आपका वर्ड बन जाता है APPLAUD। और लॉर्ड या अपलॉड, इसी का मतलब हो जाता है तारीफ करना, यानी एडमायर करना या प्रेज करना। तो लाउड और लॉर्ड में बहुत डिफरेंस है। ये LOUD लाउड है, एक्सेसिव साउंड की बात करेगा। ये LAUD लॉर्ड, अपलॉड, लॉर्डेबल, अपलॉडेबल, एडमायर, प्रेज, या इसी को बोलते हैं अप्रिशिएट करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। आगे आपका है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव कहने का मतलब है कि आप डिस्कस करते हैं उस पॉइंट पे, डिस्कसिंग, डिबेटिंग, यानी उस मुद्दे पे क्या होती है? बातचीत होती है। अब यहां पर आइए क्या बोले, इंसिपिड वर्ड का क्या चाहिए मेरे को? एंटोनिम चाहिए। तो इंसिपिड का मतलब टेस्टलेस, यानी कि जो चीज बोरिंग है, और लाइवली जो चीज एक्टिव है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटोनिम A4 आगरा आपका आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, हाँ, लिब वायर, वेरी गुड। ये आपका इडियम है गोपाल जी, लिब वायर। नंबर 14 में आ जाइए। वन वर्ड बोला गया है, और वन वर्ड में क्या बोला गया? द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इज कंसर्न्ड विद मेकिंग ऑफ रूल्स। अब कंसर्न्ड के साथ क्या लगता है? विद लगता है। जो चिंता ये करती है मेकिंग ऑफ रूल्स, जिन पे जिम्मेदारी होती है नियम और कानून बनाने की। कोर्ट तो वो परिसर है ना, या उस लोकेशन की बात करेंगे जहां पे नियम और कानून के बारे में बातचीत की जाती है। तो इसके बारे में बोला जा सकता है प्लेस वेयर रूल्स आर डिस्कस्ड, यानी जिसके बारे में रूल के नियम का कानून के बारे में जहां बात की जाती है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल आपका होता है ऑथोरिटी, जो उस चीज को कंट्रोल करता है। एनी ऑथोरिटी, एनी ऑथोरिटी दैट कंट्रोल्स द पावर, दैट कंट्रोल्स द पावर, जो पावर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, कमांड करेगा, हैंडल करेगा। और लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? नियम और कानून बनाना। और यहां पर रूट वर्ड ही है LEG, लीग। और इस लीग वर्ड का मीनिंग ही होता है लॉ, नियम और कानून। जैसे आप देख लीजिए, यहीं से वर्ड बनेगा लीगल, यहीं से वर्ड क्या बनेगा? लीगल। और लीगल का मतलब क्या हो जाएगा? लॉफुल, कानून बनाना। तो वो आपका करेक्ट आंसर यहां होना चाहिए लेजिस्लेचर, विधायिका जिसको बोलेंगे, जो विधि का विधान है, नियम और कानून बनाएगा। और इसी लीगल के पहले अगर हम IL लगा दें, IL और फिर लिखे लीगल, तो हमारा हो जाएगा इलीगल, यानी गैर कानूनी। तो IL किसी भी वर्ड के पहले आता है, नेगेटिव होता है, और वो आपके वर्ड को नेगेटिव करेगा। लॉजिकल, इलॉजिकल, लीगल, इलीगल, ये आपको ध्यान रखना है। वर्डिक्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू लॉ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया निकेश जी। आ जाए बंधु, आगे बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोला गया? वन हु बिलीव्स दैट ऑल थिंग्स एंड इवेंट्स इन लाइफ आर प्री डिटरमिन्ड। वन हु बिलीव्स, कुछ लोगों का यह मानना होता है कि जितनी भी चीजें हैं जिंदगी में, ऑल थिंग्स एंड इवेंट्स इन लाइफ आर प्री डिटरमाइंड। अब प्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आइए देखते हैं। प्री वर्ड आया है, और DETERMINE, प्री डिटरमिन का मतलब क्या? तो प्री मीन्स होता है बिफोर। प्री मीन्स क्या होता है? बिफोर। और डिटरमिन का मतलब क्या होता है? श्योर, है ना, यानी जो पहले से तय है ऐसा ही होगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। और जो भाग्य को मानने वाले लोग हैं, उसे उन्हें हम फैटलिस्ट कहते हैं।
आइए, क्या कहते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट वर्ड आया कहां से, तो यहीं से आपका एक वर्ड बनता है फेट, FATE, फेट। और फेट वर्ड का मीनिंग होता है लक। फेट का मीनिंग क्या होता है, लक होता है। फेट का मीनिंग क्या होता है, फॉर्चून होता है, भाग्य होता है। प्यूरिटन वर्ड की बात करेंगे तो प्यूरिटन वर्ड वो वर्ड है जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है ना। तो प्यूरिटन एक टर्म है, अ टर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी, अ टर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। और ईगोइस्ट की बात करेंगे तो IST लगा हुआ है वर्ड के लास्ट में, और किसी भी वर्ड के लास्ट में IST, इधर भी IST है आपका, तो वो वर्ड आपका हो जाता है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के लास्ट में अगर हम बात करेंगे, और इसका इस्तेमाल होता है किसके लिए, लिविंग बीइंग के लिए। किसके लिए, लिविंग बीइंग के लिए। और ईगो वर्ड का मीनिंग होता है सेल्फ। ईगो का मीनिंग क्या हो जाता है, सेल्फ। जो इंसान खुद में ही डूबा रहे, ऐसे को आप बोलते हैं, थोड़े से घमंडी टाइप के लोग होते हैं ये। और इनके लिए वर्ड आएगा एरोगेंट, ARRO, एरोगेंट। कल भी बताया था एक वर्ड हॉटी, सुपरसिलियस, ये तीनों वर्ड याद रखिए, कल भी लिखे थे और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुपरसिलियस यानी कि घमंडी होना। वैसे आपका आंसर हुआ AA4 आगरा, ये ध्यान रखना है। हाँ, फैटाल एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है, वो अलग चीज है। ये फेट है, वो फैटाल है ना, FATL, ये फेटाल वर्ड है। इसका मीनिंग होता है डेडली, जिसको आप बोलते हैं घातक, जो मौत के घाट उतार दे। इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है लीथल, LETHEL, लीथल। तो ये आपके हैं नेगेटिव सेंस के वर्ड, ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है फैटलिस्ट से। नंबर 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहां आपसे पूछा गया है ईडियम, ईडियम के मीनिंग। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, जैसे अभी आप लोग पूरा दम लगा दिए हैं, रात के 1-1 बजे तक आप पढ़ाई करते हैं, तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है पूरा दम लगा देना। टू डू वंस वेस्ट, टू डू वंस वेस्ट, यानी आपने अपना पूरा दम लगा दिया जितना आपके अंदर है। टुक नो पेन्स, पेन्स का मतलब होता है PAINS, पेन्स वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रगल, पेन्स मीन्स स्ट्रगल। डिड वेरी इररेलेवेंट थिंग्स, अब देखिए रेलेवेंट वर्ड आया है, ये आपका रेलेवेंट है। रेलेवेंट का मतलब होता है लॉजिकल, और IR किसी भी वर्ड के पहले लग जाए, इसका मीनिंग हो जाता है नेगेटिव, रेगुलर, इरेगुलर। वैसे ही रेलेवेंट और इररेलेवेंट, जो रेलेवेंट नहीं है, जो लॉजिकल नहीं, और इसके पहले आप लगा दीजिए इलॉजिकल। अभी जस्ट समझाए, IL किसी भी वर्ड के पहले आए नेगेटिव करेगा, लॉजिकल का इलॉजिकल। तो देखिए ध्यान से क्या क्या बोल रहा हूं, कुछ नेगेटिव प्रीफिक्स आपको हम बता देते हैं। जैसे वर्ड के लास्ट, वर्ड के पहले IL, IR, IM, IN, UN, TIS, DYS, ये सारे प्रीफिक्स हैं, किसी ना किसी वर्ड के पहले आते हैं। IL, IR, IM, IN, UN, DIS, DYS, किसी भी वर्ड के पहले आएंगे, उस वर्ड को ये नेगेटिव कर डालेंगे, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए, यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, जितना भी साधन है, मीन्स का मतलब यहां पर सोर्सेस, जितने भी साधन आपको मिले हैं आप उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, करेक्ट ऑप्शन C4, कनाडा आपका आंसर हुआ, है ना, ध्यान रखेंगे। 17, और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। टुक हिम टू टास्क, टुक हिम टू टास्क का मतलब होता है किसी को जब आप पनिश करते हैं, पनिश करते हैं, या एक वर्ड आता है पनिश करने के लिए चेस्टाइस, चेस्टाइस करते हैं, है ना। या इसी के लिए एक वर्ड आता है आपका स्कोल्ड करना, डांट फटकार लगाना। तो गेव हिम एडिशनल वर्क, आप अतिरिक्त काम किसी को करने बोलते हैं। एडिशनल का मतलब एक्स्ट्रा। सस्पेंडेड हिज असाइनमेंट, रिप्रीमांड हिम, और रिप्रीमांड का मतलब होता है डांट फटकार लगाना, स्कोल्ड करना। करेक्ट ऑप्शन C4, कनाडा।
18 में आ जाइए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड बोला गया है। अब करेक्टली स्पेल्ड की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो एडल्टरेशन। और एडल्टरेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्पेलिंग क्या होती है। सबसे पहले तो इसको याद रखने का तरीका है, एडल्ट को याद रखिए, उसके बाद लगा दीजिए ई, उसके बाद लगा दीजिए एडल्टरेशन, RATION, और फिर मिलाइए ADULTE, RATION। और एडल्टरेशन का मतलब हो जाता है मिक्सर, जब आप मिलावट करते हैं। एडल्टरेशन आपका होता है नाउन, और मिक्सचर आपका होता है नाउन, यानी कि नाउन के तौर पे। तो ADUADD नहीं होगा, ADUL ये भी नहीं होगा, ADULTERATION एडल्टरेशन यानी मिक्स करना, यानी मिलावट करना। चलिए, ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड बोला गया जॉर्जेट। जॉर्जेट एक आपका फाइबर होता है, कपड़ा होता है, साड़ी भी आता है जॉर्जेट का। उसकी स्पेलिंग GEOR जॉर्जेट। करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। GOR नहीं, GOR नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए यहां पे, क्वेश्चन नंबर 20 में इधर गए सर, इधर थोड़ा काम कर रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 20, द किटन इज स्लीपिंग डैश द टेबल। द किटन, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, डैश द टेबल। अब टेबल पे है तो टेबल के सरफेस कांटेक्ट में होगा, इनका इस्तेमाल नहीं। इनका इस्तेमाल होता है इनसाइड के सेंस में। अब टेबल के अंदर थोड़ी ना सोएगा, है ना। और ऑन, ऑन का इस्तेमाल होता है सरफेस कांटेक्ट के लिए। ऑन का इस्तेमाल सरफेस कांटेक्ट के लिए। और एबव का मतलब होता है ऊपर। एबव अगर कोई चीज किसी भी सेंस के ऊपर है, लेकिन वहां पे सरफेस कांटेक्ट का कोई भी सेंस नहीं बनेगा। सरफेस कांटेक्ट, कोई भी सरफेस कांटेक्ट का नहीं बनना है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, द किटन इज स्लीपिंग डैश द टेबल, यानी ऑन द टेबल। नेक्स्ट आइए 21, फ्यू पर्सन्स इन द वर्ल्ड डाई डैश ओवर। अब देखिए यहां पर डाई वर्ड का इस्तेमाल किए हैं, डाई के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस आपके आते हैं। अगर आप डाई की बात करेंगे तो डाई के साथ कौन कौन सा प्रेपोजिशन है, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई विद, डाई फोर और डाई इन। इतने प्रेपोजिशंस आपके डाई के साथ आते हैं। डाई ऑफ की बात करेंगे जब किसी बीमारी से किसी की डेथ होती है। डाई फ्रॉम बीमारी का जो कारण है। डाई विद जब किसी इंसान के साथ किसी की मौत होती है। डाई विद हिज पार्टनर। डाई फॉर जब किसी के लिए, डाई फॉर हिज नेशन, अपने नेशन के लिए उसने बलिदान दिया। और डाई इन एक्सीडेंट, डाई इन एक्सीडेंट। तो इतने सारे प्रेपोजिशंस डाई के साथ होते हैं आपके। वे फ्यू पर्सन्स इन द वर्ल्ड डाई डैश ओवरवर्क, ज्यादा काम करने के चक्कर में। तो ये ओवरवर्क जो है ये बता रहा है किसी भी चीज के रीजन को, कि ओवरवर्क, काम ज्यादा हो गया, प्रेशर बढ़ गया, हार्ट अटैक आ गया। फ्यू पर्सन्स इन द वर्ल्ड डाई, क्या होना चाहिए, डाई फ्रॉम। डाई ऑफ नहीं, डाई विद नहीं, ये आप ध्यान में रखेंगे। 22 की बात करेंगे। 22 में आपका मामला है द वियरी ट्रैवलर डैश द डोर ऑफ अ डिजर्टेड हाउस इन अ फॉरेस्ट। वियरी का मतलब होता है एकदम थका हुआ, टायर्ड। वियरी मीन्स टायर्ड, या टायर्ड के लिए एक वर्ड आता है एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड। ट्रैवलर डैश द डोर ऑफ अ डेजर्टेड हाउस। अब डेजर्टेड हाउस का मतलब उस घर को छोड़ दिया गया है। डेजर्टेड हाउस का मतलब होता है निग्लेक्टेड हाउस, यानी इग्नोर कर दिया गया। अब आइए एक चीज बताते हैं, DESERT ये वर्ड ऐसा है जिसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन भी और जिसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब भी। जब ये नाउन के तौर पे काम करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा सैंडी एरिया। सैंडी एरिया यानी कि रेगिस्तान, डिजर्ट। और ये अगर वर्ब के तौर पे काम करेगा तो इसका मीनिंग होता है इग्नोर करना। जब आप किसी को इग्नोर कर देते हैं, जब आप किसी को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं।
ठीक है। द वियरी ट्रेवलर डैश द डोर ऑफ अ डेजर्टेड हाउस इन अ फॉरेस्ट। क्या किया है उस एरिया को उसने? नॉक डाउन का मतलब क्या होता है? नॉक डाउन का मतलब होता है धक्का लगना, और धक्का लगने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल आप करते हैं, रन इनटू। रन इनटू या रन ओवर, कुचल देना। नॉक डाउन आपका होता है वो। नॉक ऑफ का मतलब क्या होता है? नॉक ऑफ। नॉक ऑफ इस सेंस में हो जाता है फाइट में, और नॉक एट का मतलब दस्तक देना। द वियरी ट्रेवलर नॉक्ड एट द डोर, दरवाजा पे दस्तक दिया गया होगा। C4 कैनेडा, कुचल देना होता है। हाँ। 23 में आइए, क्वेश्चन बोला गया पोएटिक या लिटरेरी डिवाइस। पोएटिक या लिटरेरी डिवाइस, क्या क्वेश्चन है आपका? द लीव्स डांस्ड इन द विंड। अब लीव्स जो है, पत्तियां जो है वह नाचने का काम कर रही है। अब पत्तियां तो भैया नाचेगी नहीं, तो यहां पर आपने क्या किया है? नॉन ह्यूमन को, नॉन ह्यूमन को आपने ह्यूमन बना दिया, है ना? तो ये आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। एस्ट्रॉफ और एपोस्ट्रॉफी, इस दोनों का इस्तेमाल होता है किसी भी चीज को एड्रेस करने के लिए। किसी भी चीज को क्या करना है? एड्रेस। अब जिस चीज को आप एड्रेस कर रहे, वह आपका ह्यूमन भी हो सकता है और वो आपका नॉन ह्यूमन भी हो सकता है। लेकिन जब आप उस चीज को एड्रेस करने का काम कर रहे हैं, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। प्रेजेंट वहां पे नहीं होगा, यानी नॉट प्रेजेंट, यानी एब्सेंट होगा। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला जो पोयम है आपका, या किसी को मान लीजिए आप आवाज लगा रहे, वहां पे वो मौजूद नहीं है, अपोस्ट्रोफी का। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? C4 कैनेडा, पर्सोनिफिकेशन। ध्यान आप रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में है, फाइंड द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, यानी पंक्चुएशन का मामला। आई नो वॉट यू वांट, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। आई नो वॉट यू वांट और आई नो वॉट यू वांट, यहां पर एक ही क्लॉज है, यहां पर कामा की नीड नहीं है आपको। आई नो वॉट यू वांट, अब WH वर्ड लग जाने से थोड़ी ना सेंटेंस आपका हो जाता है इंटेरोगेटिव। WH वर्ड आ जाने से सेंटेंस आपका तब होता है इंटेरोगेटिव, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, और लास्ट में क्या? क्वेश्चन मार्क। आई नो वॉट यू वांट, आई नो वॉट यू वांट। करेक्ट ऑप्शन क्या? तो B4 बॉम्बे आपका हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, C भी नहीं होगा। 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मामला है। अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, अब देखिए यहां पे अ लॉट ऑफ लगा हुआ है, समझना है। एक होता है आपका अ लॉट ऑफ और एक होता है आपका लॉट ऑफ, लॉट ऑफ, और एक होता है आपका लॉट्स ऑफ। अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल होता है प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए, वर्ब भी आपका लगता है प्लुरल। लॉट ऑफ जो है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी, प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए भी। जब अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो सिंगुलर वर्ब, जब प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए तो प्लुरल वर्ब। लेकिन जब लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल कर देंगे तो नाउन प्लुरल काउंटेबल ही होगा, वर्ब आपको प्लुरल ही लगाना होगा। तो यहां बोला गया अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, अ लॉट ऑफ यानी नाउन आपका क्या है? प्लुरल। तो वर्ब कैसा चाहिए? प्लुरल। इज आपका होगा सिंगुलर, नहीं चलेगा। डैश स्टार्टेड, अब स्टार्टअप खुद से स्टार्ट तो होगा नहीं, अगर हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे तो बंधु आपको मालूम होना चाहिए हैव, हैज, हैड, और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये हो जाता है एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर। और जब इसका पैसिव हमें बनाना होगा तो हैव होगा, हैज होना है, हैड, और उसके बाद बिन का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और ये आपका होगा पैसिव का स्ट्रक्चर। और यहां पर आपका लगा हुआ है आर, और आपको ये अच्छे से मालूम है इज, एम, आर, वॉच एंड वर, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आप बोलेंगे आर स्टार्टेड, यानी बहुत सारा स्टार्टअप शुरू किया जाता है या किया गया। करेक्ट ऑप्शन B4 बॉम्बे, ये आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही आपका बी आंसर होगा, यहां पे हो सकता है फुल स्टॉप आपका मिसिंग हो।
26 में आइए, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्वेश्चन, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अब ये आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स? अब देखिए, आप सिंपल सेंटेंस किसको बोलेंगे? अगर आप सिंपल सेंटेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंपल सेंटेंस क्या होगा, जिसमें सिंगल क्लॉज हो। और सिंगल क्लॉज कहने का मतलब इसमें सिंगल फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट और अपने टेंस के अकॉर्डिंग बदले, यानी कि चेंजेबल। क्या हो? चेंजेबल हो। अब बंधु यहां पर आइए, देखते हैं क्या होना चाहिए। जैसे सिंपल का आपने एग्जाम्पल दिया, हम आपको बोले आई एम अ टीचर, तो यहां पर ये सिंपल क्लॉज के तौर पे गया, सिंगल क्लॉज या सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हम किसे बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा? कंपाउंड और एक आपका हो गया कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे तो यहां पर आपका कंपाउंड सेंटेंस जो होगा, इसमें क्लॉजेज आपके होंगे एक से ज्यादा। क्लॉजेज आपके होंगे एक से ज्यादा, यानी मोर देन वन। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी आपके क्लॉजेज की संख्या जो होगी वो आपका होना है एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा होगा। अब यहां पर दोनों क्लॉज, कंपाउंड में दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट होगा, यानी अपने मीनिंग के लिए कोई किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की आप बात करेंगे तो एक आपका डिपेंडेंट होगा और दूसरा आपका इनडिपेंडेंट होगा। अब यहां देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो यहां से यहां तक आप बार बार बोलिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो ये अपने मीनिंग के लिए डिपेंड है, इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं, तो इसको आप बोल दिए डिपेंडेंट क्लॉज। ये आपका है डिपेंडेंट क्लॉज। और यू विल नॉट सक्सेड, ये आपका है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज। और जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों मिलेगा, उसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहने का काम करेंगे। तो आपका सिंपल नहीं, कंपाउंड नहीं, सॉरी कंपाउंड नहीं, ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कंडीशनल में आइए, कंडीशनल में बोला गया एंजल विल मूव दिस टेबल टू अनदर प्लेस इफ यू डैश हर हाउस टुमारो। कई बार आपको बता चुके। अब यहां पर विल प्लस V1 का मामला है। कंडीशनल सेंटेंस की आप बात कर रहे हैं, विल है, शैल है, कैन है आपका, और मे है। फिर ये क्या लगा रहा है, यहां पर V1 का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है कि ये टर्म जो है ये कंक्लूजन बता रहा है, रिजल्ट को बतला रहा है। और रिजल्ट में आपका, कंक्लूजन में आपका क्या है, विल, शैल, कैन, मे और V1, तो यहां पर कामा होगा। और यहां पर कंडीशन जो बताया जाएगा V1 या V5, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये यहां पर क्या बताएगा, कंडीशन को। ये यहां क्या बताएगा, कंडीशन को। एंजल विल मूव दिस टेबल टू अनदर प्लेस इफ यू डैश हर। अब इफ यू के अकॉर्डिंग तो V5 आता नहीं है। यू कम, कम का मतलब V1 हो गया। और यू केम का मतलब V2 हो गया। और V2 बतलाता है पास्ट को, यहां पर पास्ट का कोई सेंस नहीं, विल लगा हुआ है, तो किसके साथ जाएंगे आप, बी बिफोर बॉम्बे के साथ जाना है, कम टू आपका आंसर माना जाएगा। 28 की बात कर ले बंधु, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन टैग है, जॉन ड्रिंक्स टू मच। अब यहां ड्रिंक्स की बात करेंगे तो ये आपका हो गया V5। और अगर V5 की बात कर रहे हैं तो V5 में आपको यहां पे डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, यानी डजंट, और जॉन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ही, तो डजंट ही हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या, C4 कैनेडा। 29 बंधु, यहां पर आपका कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है। इफ यू सी अ स्वार्म ऑफ, स्वार्म आपका ग्रुपिंग वर्ड है, स्वार्म का मतलब ही होता है ग्रुप।
स्वाम मीन्स क्या होता है बंधु? ग्रुप। स्वाम ऑफ डैश, प्लीज टेक एज मैनी फोटोग्राफ्स एज यू कैन। तो स्वाम ऑफ क्या? स्वाम ऑफ डॉग्स बिल्कुल भी नहीं, स्वाम ऑफ कैमल्स नहीं, स्वाम ऑफ बीज, मक्खियों के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है स्वाम ऑफ बीज, बी बिफोर बॉम्बे। फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्वेश्चन, यानी किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? द बॉस डिडंट पनिश हिम, बॉस ने उसको पनिश नहीं किया। हिम फॉर कमिंग लेट, लेट आने के कारण। ही मस्ट बी डैश हिज गुड बुक्स, क्यों? उसका मैनर सही रहा होगा, तो ही मस्ट बी डैश इन हिज गुड बुक्स, इनटू हिज गुड बुक्स, इनसाइड हिज गुड बुक्स। अब यहां पर क्या होना चाहिए? तो ही मस्ट बी इनसाइड इन। अब आपको लगेगा तीनों तो एक ही सेंस में है, तो होगा क्या? तो भैया फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है बी इनसाइड वंस बुक, बी इनसाइड वंस बुक, कहीं ना कहीं सही होना। तो यहां पर बी लगा हुआ है, इनसाइड का मामला होगा, और हिज के जगह पे आप वंस का इस्तेमाल, गुड का गुड, बुक का बुक्स। करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कनाडा। ए नहीं, सी होना चाहिए। ये आपका क्या है? ईडियम है। ये आपके टेंस के क्वेश्चन है। वेयर डैश यू बॉर्न, आई डैश इन इंडिया। आप कहां पैदा हुए? बिकॉज यहां पर क्या लिखा हुआ है? बॉर्न। अब आइए यहां, एक वर्ड है आपका BEAR, बियर। बियर आपका है वर्ब, लेकिन वर्ब के सेंस में इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग इसका निकलता है टॉलरेट, टॉलरेट करना, बियर। और एक बियर का मीनिंग क्या निकलता है आपका? पैदा करना, यानी बिगेट, या प्रोड्यूस लिख दीजिए, आप समझ जाएंगे। अब यहां पर बियर का क्या हो जाना है? तो बियर का सेकेंड फॉर्म BORE, और थर्ड फॉर्म बर्दाश्त करने के लिए BORNE, और प्रोड्यूस करने के सेंस में बात करेंगे तो BORN, और यहां पर BORN, पैदा होने के सेंस में। यहां क्या बोला गया? बॉर्न यानी पैदा हुए, पैदा पास्ट में ही हुए होंगे ना, तो पास्ट का। तो वेयर आर यू बॉर्न नहीं, आर तो प्रेजेंट के लिए। वेयर वर यू बॉर्न, आप कहां पैदा हुए? आई वॉच इन इंडिया, मतलब मैं इंडिया में पैदा हुआ। वर, वेयर वर यू बॉर्न, बट आई के अकॉर्डिंग वर नहीं आता, इन जनरल। तो आपका सी भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? बी बिफोर बॉम्बे। ध्यान आपको रखना है। 32 में आइए, लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपको इंडियन लिटरेचर के मिलेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? हेमा मालिनी, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। हेमा मालिनी, पूरा नाम है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, बॉलीवुड से ले लिया गया क्वेश्चन। कौन लिखने का काम किए? पूजा गौतम, राकेश आनंद बख्शी। आनंद बख्शी एक म्यूजिशियन है, उनके बेटे का नाम है राकेश आनंद बख्शी। राम कमल मुखर्जी। तो यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राम कमल मुखर्जी। और ये बुक जो पब्लिश हुआ है आपका 2017 में। और ये जो बुक है आपका हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, इसको 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, 23 चैप्टर्स में, ध्यान आप रखेंगे। 33 हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा? कस्तूरबा गांधी के बारे में आप जानते होंगे, है ना। द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा, ये लिखने का काम किया गया कब? ये बुक कब पब्लिश हुआ है? 2016 में, 2016 में ये आपका बुक हुआ है पब्लिश। और इसके राइटर कौन? नीलिमा डालमिया आधार, जो इंडियन ब्रिटिश ऑथर है। नीलिमा डालमिया आधार नाम है इसका, यह आप ध्यान रखेंगे। अरुणा चक्रवर्ती, इन सभी राइटर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, है ना, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी ना किसी पेपर में दिख गया है। सोम शर्मा, ये बॉलीवुड के लिए म्यूजिक वगैरह लिखने का काम करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। 34 नेक्स्ट वीक से आपको क्वेश्चन लिटरेचर का धमाकेदार तरीके से मिलेगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम इनसाइड द स्टील फ्रेम द मेमोयर्स ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर? ये पूरा नाम है बुक का, फ्रॉम इनसाइड द स्टील फ्रेम
द मेमोआय ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये लिखने का काम किन्होंने किया? सुजाता संघमित्रा ने। आर शिवा प्रिया ने। अशोक कुमार पांडे, अशोक के पांडे इनका पूरा नाम है, अशोक के पांडे, और के का मतलब है कुमार पांडे, अशोक कुमार पांडे। नहीं सुने हैं इसीलिए सुना रहे हैं, है ना, इसीलिए थोड़ा सा सुनाने का काम कर रहे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को देने का काम कर रहे हैं हम, है ना, ध्यान रखिएगा। हमेशा विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर ही नहीं पढ़ना है, हटके भी जानना होता है। 35, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द डिवाइन कॉमेडी? आप बोलेंगे सर अब लगा लिटरेचर का क्वेश्चन क्योंकि दिखा जॉन मिल्टन। भाई साहब ऐसा थोड़ी ना है कि जो आप नहीं पढ़ते वो होता नहीं है, तब होगा। आज लिटरेचर ऊपर से निकल गया, कोई बात नहीं। तो डिवाइन कॉमेडी लिखने का काम किन्होंने किया? और डिवाइन कॉमेडी का ही वॉल्यूम है इनफर्नो, जो एग्जाम में पूछा जाता है, इनफर्नो, ये आप ध्यान में रखेंगे। और डिवाइन कॉमेडी के राइटर या इनफर्नो के राइटर आपके कौन है? दांते एलिग्रे, दांते एलिग्रे। करेक्ट ऑप्शन क्या? दांते एलिग्रे, है ना। गोइत, गोइत ये भी आपके एक राइटर हैं। और जॉन मिल्टन, इनके बारे में तो कई बार हम बता चुके। तो आपका जरूरी ये नहीं है कि जॉन मिल्टन विलियम शेक्सपियर ही दिखे तभी तभी आपका होगा, नहीं। अलग अलग राइटर के बारे में अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीक में कुछ अमेरिकन राइटर का नाम दिया, आप घबराने लग गए, तो घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन आपको लेना नहीं है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बंधु आगे बढ़े। ये आपका देखिए क्या दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपका दिया हुआ है यहां पे। आइए इसको पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में है। बोला गया पिकाडिली सर्कस, पिकाडिली सर्कस वॉज फुल ऑफ लोनलीनेस। पिकाडिली सर्कस के बारे में बोला जा रहा है ना, जो फुल ऑफ लोनलीनेस यानी अकेलापन है यहां पे। इट सीज एंड इकोज विद इट, यानी अपने आप में आवाज गूंजता है यहां। टू लिव नियर इट लुकिंग डाउन ऑन इट इज अ डिसकंफर्टिंग एक्सरसाइज, यानी ये डिसकंफर्टिंग एक्सरसाइज है। यू कांट फील द पल्स ऑफ लंदन हियर, मतलब आप लंदन जैसा यहां फील नहीं करेंगे। तो पीपल एक्सपेक्ट टू, टू लंदनर्स यानी जो लंदन में रहने वाले लोग हैं, इट इज अ मैडनिंग ऑब्स्ट्रक्शन। इट इज अ मैडनिंग ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा, बाधित होना, बिटवीन वन प्लेस एंड अनदर एंड फ्यू वॉलेंटरली, यानी जो स्वेच्छा से काम करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। लिंगर देयर, लिंगर का मतलब होता है जो आलसी टाइप का आदमी हो, किसी भी काम को लटका के छोड़ दे। द ओनली लोकल्स, लोकल्स का मतलब वहां रहने वाला, आर दोज हु लिव ऑफ द लिंगर्स। द लिंगर्स आर प्राइमरली साइट सीयर्स, यानी दृश्य देखने वाले, ये दर्शक के तौर पे हैं। विद अ फेयर स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग चमकना, ऑफ पीपल होपिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू देमसेल्व्स, लोगों का ध्यान खींचना है। बोथ टिपिकली फ्रॉम द प्रोविंसेस, दे हैव कम टू सी द हार्ट ऑफ लंदन, वो लंदन का हार्ट यहां देखने आते हैं, घूमने आते हैं। और एक्सपेक्ट करते हैं टू सी स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल का मतलब होता है साइट। बहुत बच्चा रट्टा मार लेता है कि स्पेक्टेकल्स नाम का कोई वर्ड होता है, स्पेक्टेकल नाम का कोई वर्ड नहीं होता, डेफिनेटली होगा। स्पेक्टेकल्स मींस गोगल्स, स्पेक्टेकल मींस साइट। ग्लेमर एंड वाइस, ग्लेमर का मतलब जो चीज शानदार है, वाइस वर्चो, हर एक चीज को देखने के लिए लोग यहां पे आते हैं। अब आइए, पिकाडिली सर्कस इज व्हाट, किस टाइप का सर्कस है ये? आप जवाब दीजिए, तब तक हम अपने चाय को फिनिश कर दें। बताइए फटाफट। क्या होगा? सी,
क्या आंसर होना चाहिए? आइए देखिए, द नेम ऑफ सर्कस कंपनी, अ लोनली रिसाउंडिंग ओल्ड बिल्डिंग, रिसाउंड करता है, अ सेंट्रली लोकेटेड एरिया इन लंदन, यानी लंदन के सेंटर में है, लोग वहां आते हैं लेकिन ऐसा फील नहीं होता है कि ये क्या है, ये बोला गया। द पैसेज इंप्लाई, इंप्लाई का मतलब होता है टू से समथिंग, पैसेज आपसे क्या कहना चाह रहा है, बताइए, पढ़िए समझिए आंसर कीजिए। सी, कोई ए, द पैसेज इंप्लाइज दैट सम लंदनर्स लव टू स्पेंड देयर टाइम नियर द पिकाडेली सर्कस, कुछ लोग वहां पे टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। नो लंडनर्स वांट्स टू बी पिकाडेली सर्कस, कोई जाना नहीं चाहता। पिकाडेली सर्कस या हेजार्डस प्लेस, हेजार्डस बोला गया क्यों? लोनली है, कुछ है ही नहीं, खतरनाक टाइप का, वीरान लग रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात किया गया, इसलिए सी के साथ जाएंगे आप। 38 पढ़िए और बताइए क्या होना चाहिए। बोलो क्या होगा? ये कह रहे, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज पीपल फ्रॉम आउटसाइड लंदन गो टू पिकाडेली सर्कस बिकॉज इट इज, बाहर से लोग जो आते हैं और देखने आते हैं क्यों? हिस्टोरिकल प्लेस है, फुल ऑफ ग्लैमर है, फुल ऑफ एक्साइटिंग पीपल है। क्या बात की गई, पैसेज में किस वर्ड का इस्तेमाल किया गया? फुल ऑफ ग्लैमर, है ना? ये लोग ये सोच के आते कितना शानदार होगा। 39 बताइए क्या होना चाहिए, ईमानदारी से बोलो। फॉर दोज हु लिव नियर पिकाडेली सर्कस इट इज, आप पढ़े समझे और बताएं मुझे। बी, वेरी गुड। अब आइए बंधु, फॉर दोज हु लिव नियर पिकाडेली सर्कस इट इज, क्या बोला गया? अ वेरी नॉइजी प्लेस, बहुत शोरगुल वाला एरिया है, क्राउडेड विद पीपल एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक, क्या बोला गया है? नॉइजी शोरगुल है नहीं, वहां पे लोग बहुत मात्रा में, जो बहुत संख्या में जाते हैं, सॉरी मात्रा बोल रहा हूं, तो क्राउडेड विद पीपल, लोगों से भरा होता है वो एरिया। ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक जैम के बारे में बात यहां पे नहीं की गई थी। एंड 40, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होना चाहिए, ईमानदारी से बताइए। चलिए बंधु, द लिंजरर्स फाउंड इन पिकाडेली सर्कस आर मेनली द सिटीजन्स ऑफ लंदन, साइट सीयर्स फ्रॉम प्रोविंशियल एरियाज ऑफ ब्रिटेन, पीपल हु वांट टू शो ऑफ, तो ये वाले हैं साइट सीयर्स, है ना, प्रोविंस, जो एकदम प्रांतीय इलाकों से आते हैं यहाँ पे। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। चलिए, आप लोगों को किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो पहले आप सवाल करें और फिर मैं आपसे लास्ट में बात करता हूं।